नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय से जुड़ी खबर से, जो दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। बस्तर में विकास को लेकर ब्लूप्रिंट उन्होंने सौंपा है। किस तरह से बस्तर में विकास को लेकर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सीएम साय दिल्ली के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा। इस दौरान सीएम ने बताया कि बस्तर समेत पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब शांति स्थापित है। वहीं इंद्रावती नदी पर बैराज, रेल लाइन और एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए बस्तर में अब विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं का नया दौर शुरू होगा। इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है, बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विस्तार दिया जाएगा। सड़कों के व्यापक जाल से दूर दराज के गांवों को जोड़ा जाएगा। पीएम ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूरा किया जाएगा। साथ ही नई 228 सड़कों और 267 पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। वहीं 61 नई परियोजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की गई है। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर 2 बड़े प्रोजेक्ट देउरगांव और मटनार में स्वीकृत किए गए हैं, जिनके पूरा होने पर 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी ब्लूप्रिंट में विशेष फोकस है। बस्तर के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री के सामने जो कार्य योजना प्रस्तुत की है, उसमें बस्तर मुन्ने यानी कि अग्रणी बस्तर कार्यक्रम भी एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा। जरूरी दस्तावेज भी वही बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम साय ने पीएम मोदी को मानसून के बाद बस्तर आने का न्योता भी दिया है। इस दौरान पीएम की मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की योजना है, उनमें डावाघाट जगदलपुर रेल लाइन, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, जगरगुंडा और ओरछा में एजुकेशन सिटी जैसे अहम पहल शामिल की गई है। सीएम साय का ये मानना है कि ये परियोजनाएं बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट, INS 24/7। राजस्व विभाग को ACB की रैंकिंग में सबसे भ्रष्ट माना गया है। शिक्षा विभाग और PWD विभाग भी सूची में शामिल है, लेकिन राजस्व विभाग सबसे ऊपर है। जनता से सीधे तौर पर जुड़े होने के बावजूद क्यों भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है? यहाँ पिछले साल यानी कि 2025 में 22 जिलों में EOW ने सबसे ज्यादा 60 छापेमार कार्रवाइयां की थी। 60 घूसखोर अफसर कर्मी बाबू से लेकर चपरासी तक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इनमें हर दूसरा घूसखोर राजस्व विभाग का अफसर या फिर कर्मी पाया गया। रिश्वतखोरी में शिक्षा विभाग, PWD से लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर भी इसमें पकड़े गए हैं। कांग्रेस जहां भाजपा सरकार के पिछले 2.5 साल के भ्रष्टाचार का कार्यकाल इसे बता रही है, तो PCC चीफ दीपक बैज हर विभाग में भ्रष्टाचार होने की बात कहते नजर आते हैं। वहीं भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा का कहना है कि सारे भ्रष्टाचार की शुरुआत कांग्रेस के समय से हुई है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान रचे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद को सुशासन की मिसाल बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही दिखाई देती है। और ACB EOW की कार्रवाई में लगातार राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को लेकर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने की खबरें आती है। ऐसे में इस पर फिर से एक बार अब सियासत होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में राजस्व विभाग टॉप पर है।
यहाँ पिछले साल यानी 2025 में 22 जिलों में ईओडब्ल्यू ने सर्वाधिक 60 छापे की कार्रवाई की। 60 घूसखोर अफसरकर्मी बाबू से लेकर चपरासी तक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें हर दूसरा घूसखोर राजस्व विभाग का अफसर या कर्मी है। रिश्वतखोरी में शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी से लेकर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर भी पकड़े गए। जिन घूसखोरों को ईओडब्ल्यू एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, उनमें से ज्यादातर पीड़ित राजस्व विभाग के हैं। पीड़ितों ने अफसर कर्मियों को जमीन नामांतरण के साथ जमीन की नाप खोज और अन्य राजस्व विवाद से बचने रिश्वत दी। बता दें, एसीबी ने महत्वपूर्ण पदों में पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण पंजीबद्ध किए, जिनमें अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी समीर बिश्नोई और रानू साहू हैं। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी अशोक कुमार पटेल हैं, जबकि ब्यूरो द्वारा आदिम जाति विकास विभाग जिला बीजापुर के उपायुक्त आनंद सिंह से अधिक संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ब्यूरो में सौम्या चौरसिया, जो राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर थी, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। अब राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार में अव्वल पाए जाने पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस जहां भाजपा सरकार के पिछले 2.5 वर्षों को भ्रष्टाचार का कार्यकाल बता रही है, तो पीसीसी चीफ दीपक बैज हर विभाग में भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है, सारे भ्रष्टाचार की शुरुआत कांग्रेस के समय से हुई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान रचे। भाजपा की सरकार में तो कई अधिकारी गिरफ्तार भी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 साल की सरकार पूर्ण होने जा रही है। 2.5 साल में उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए एक काम भी उन्होंने नहीं किया। कोई अगर एक काम भी अपने विभाग में किया है तो बकायदा आम जनता को बताए कि हमने ये मेरा विभाग है और मैंने इस विभाग में ये काम किया। मंत्री बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताए या जनता के सामने बैठ के बताए अपने विभाग की जानकारी। पूरी तरह से फेल हो चुके, अपनी विभाग में काम तो कर नहीं पा रहे। पिछले जो 5 साल की कांग्रेस सरकार थी, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार किसी में कम नहीं थी और उनके 5 साल के ये अद्भुत कार्यकाल, जिसमें कोई चीज को छोड़ा नहीं गया, चाहे 3200 करोड़ का आबकारी घोटाला हो, चाहे कोल माफिया का घोटाला हो, चाहे किसानों को किस्त देने का घोटाला हो, और ये जो एसीबी ने जो जांच रिपोर्ट दी है पिछले 5 साल की, उसमें ये जिक्र किया है कि सबसे बड़ा घोटाला था तो निश्चित ही भूपेश सरकार थी तो घोटाला का ही बोलबाला था। और आज बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े नेता जेल के अंदर हैं और उनका उस हिसाब, भ्रष्टाचार के हिसाब का बंटवारा नहीं हो पा रहा, इसलिए आपस में मतभेद है, आपस में झगड़ा है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ने अलग अलग मामलों में जांच तो की है, कई रसूखदार अफसर जेल भी भेजे गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजस्व, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभागों से भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो पा रहा। ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगना प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यक्षमता पर भी बड़ा सवाल खड़े करता है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और रेल सुविधाओं के विस्तार की जोरदार मांग उठी है। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ब्रिटिश काल में राजा भूपदेव सिंह के द्वारा भूमि दान और क्षेत्र के सांस्कृतिक योगदान का हवाला देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तत्काल इस पर निर्णय लेने की अपील की है। सांसद ने रायगढ़ को कला संस्कृति का केंद्र बताते हुए पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा केवल ट्रेन ठहराव का ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक योगदान, क्षेत्रीय विकास का सम्मान भी है। रायगढ़ वासियों को उम्मीद है कि रेल मंत्रालय जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाएगा। श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह। Like demand for expansion of railway facilities and stoppage of important trains
at Raigarh Railway Station, Chhattisgarh. माननीय सभापति, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे पुणे हमसफर एक्सप्रेस 20822, वास्को डिगामा एक्सप्रेस 17322, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 12102, पोरबंदर कवि गुरु एक्सप्रेस 12950 और मुंबई CTM एक्सप्रेस 12870 रायगढ़ स्टेशन पर नहीं रुकती है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और कला प्रेमियों को असुविधा होती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रायगढ़ में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल, जिसका शिलान्यास पूर्व रेल मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था, उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। यह केवल एक मांग नहीं बल्कि रायगढ़ के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दुर्ग के रिसाली नगर निगम में महापौर शशि सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अंतिम बजट पेश किया। बजट का कुल आकार 223 करोड़ 51 लाख रुपए रखा गया, जिसमें 12,08,000 रुपए का अनुमानित लाभ शामिल है। बजट पेश होने के दौरान सदन में शिक्षा उपकर को लेकर हंगामा हुआ। महापौर ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बजट में पाइपलाइन विस्तार के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए और महिला स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी मितानिन बहनों को लेकर 1500 से लेकर 2000 रुपए मानदेय देने को लेकर प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू ने बजट को विफल बताया और पिछले 4 सालों में विकास की कमी, शिक्षा उपकर के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए। हमने आज अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट में अपने पेश की हूँ। 223 करोड़ 51 लाख का बजट है और 223 करोड़ 38 लाख 92 हजार का व्यय हुआ है और लाभ का बजट है 12,08,000 का है। महापौर के द्वारा आज जो बजट पेश किया गया उसमें, क्योंकि 4 वर्षों में सिर्फ वो रिसाली निगम की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, लालीपॉप ही दिखा रही है कि ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। फिर आप धरातल में वार्ड 1 से लेकर वार्ड 40 तक जाके देख भी सकते हैं और आप भली बाती आना जाना आपको लगा रहता है। कंटिन्यू आप 4 वर्षों से निगम में आए जा रहे हैं, देख भी रहे हैं आज किस प्रकार से उनकी शहर सरकार में शिक्षा उपकर के पैसे को एक निगम मद की तरह उपयोग किया गया है, जबकि वो इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं को लेकर NSUI का आंदोलन उग्र हो गया है। RNT परिसर में सैकड़ों छात्रों ने कुलपति से मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने NSUI अध्यक्ष रजत पटेल समेत 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों ने B.Ed परीक्षा परिणाम, अन्य शैक्षणिक समस्याओं को लेकर मुद्दा उठाया। प्रदेश प्रभारी रवि डांगी ने छात्र हितों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। आज की वर्तमान की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर दलाल पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। यहाँ रिजल्ट जो आता है उसमें एटीकेटी दी जाती है और एटीकेटी देके उनसे वसूली की जाती है, फिर उसका रिजल्ट दिया जाता है पास का। ऐसी अनियमितताएं, मतलब समय पर एग्जाम ना होना, फिर समय पर रिजल्ट ना आना, मतलब निरंतर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश और देश के बच्चे कोर्स करने आते, पढ़ने आते विश्वास के साथ, लेकिन इस शहर के अंदर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ये जो है यहाँ पर बच्चों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रही है। हाँ, वो एक्चुअली क्या DAVV में कुछ अनियमितताओं के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन देने का प्रयास किया गया था और कुछ अपनी बातें और यहाँ पर नारेबाजी करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ऐसी कोई अनुमति नहीं थी। उनको समझाइश दी गई कि रास्ता अवरुद्ध नहीं करें, काफ़ी व्यस्त मार्ग है। उसके बावजूद भी उनके द्वारा लगातार रास्ते को अवरुद्ध रखा गया, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, बाकी सारे लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा है कि विशिष्ट पदों पर लंबे समय तक भर्ती लंबित रहना आम जनता के हित में नहीं है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को 28 अप्रैल को
पूर्व निर्देशों और भर्ती प्रक्रिया की अपडेट स्थिति के साथ शपथ पत्र पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आज सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने शपथ पत्र में यह बताया कि मनोचिकित्सकों की नई भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि पिछली प्रक्रिया असफल हो गई थी। 6 MD साइकेट्रिस्ट पदों के लिए प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जो कि वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तो प्रस्ताव भेज दिया गया है 6 पदों के लिए। जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाती है, इन पर नियुक्तियां कर दी जाएगी। पन्ना में सीट बेल्ट ना लगाने पर कटे मामूली चालान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मंडला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने नियमों के तहत वाहन चालक का चालान काट दिया, जिससे कि नाराज सेवानिवृत्त अधिकारी भरत सिंह चौहान, उनकी पत्नी राष्ट्रीय चौहान ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब दंपति ने कथित तौर पर पुलिस के सामने बंदूक दिखा दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। स्थिति तनावपूर्ण होने के बावजूद पुलिस ने संयम बनाए रखते हुए मामला शांत कराने की कोशिश की है। अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग आम जनता की सुरक्षा, सड़क हादसों को रोकने के लिए की जाती है, लेकिन कई बार पुलिस को ऐसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। इंदौर की IPS एकेडमी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत से कैंपस में हड़कंप मच गया। मामूली सी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन, सुरक्षा कर्मियों ने हालात को काबू में किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कुछ छात्रों को परिजनों के साथ थाने बुलाकर समझाइश दी। ACP निधि सक्सेना ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। IPS कॉलेज है राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ के स्टूडेंट्स का विवाद था जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। ये सीनियर्स एंड जूनियर्स स्टूडेंट्स हैं जो आपस में किसी पुरानी बात को लेके विवाद किया है इन्होंने। पहले भी 2-3 बार इन गुटों में विवाद हो चुका है। शाम को थाने पर पेरेंट्स को इनको बुलाया गया था, बट फरियादी और अपोजिट पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार से कंप्लेंट करने से मना किया है। बतौर के तौर पे दोनों पक्षों से बाउंड ओवर करवाया। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद को ओसामा बिन लादेन बताकर इलाके में दहशत फैलाता था। आरोपी के पास से 100 ग्राम से ज्यादा MD ड्रग बरामद की गई है। पुलिस अब उसके नेटवर्क को तलाश रही है। ओसामा पिता मुख्तार अंसारी निवासी चंदन नगर को विधिवत अभिरक्षा में दिया गया है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम से अधिक MD ड्रग्स, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है, विधिवत जब्त की गई है। उक्त आरोपी द्वारा अभी डग राजस्थान से MD लाना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस रिमांड लिया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में तलाश करते 2 अपराध मिले हैं, जिसमें एक लूट का प्रयास, एक आर्म्स एक्ट और मारपीट से संबंधित है, और अग्रिम कार्रवाई इसकी पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सीधी नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल में बीती रात चोर चोरी की नीयत से घुस आए थे, लेकिन छात्रों ने देख लिया। तुरंत ही गार्ड को इसके बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद चोरों को नीचे उतारकर जमकर उनकी धुनाई की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गए। बता दें कि नर्सिंग छात्रावास जिला चिकित्सालय के बगल में बनाया गया, जो कि खुले में करोड़ों की लागत से भवन निर्मित किया गया है। और चूँकि आसपास यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे में सूना इलाका है ये। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं बनाई गई है, ना ही गेट है। पिछले माह शराबी छात्रावास में रात में घुसे थे, गार्ड के साथ मारपीट कर यहाँ से निकल गए थे। इधर इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।